नमस्कार। अनिल भाई, आपसे जरा एक दो चीजें समझ लूं। एक तो एक बहुत उम्मीद थी कि इकोनॉमिक सर्वे में बार बार डेटा की क्वालिटी और टाइमली डेटा है, इसके लिए वो किया गया। आपको कहीं से भी स्टेटमेंट आया कि जनगणना इस देश में कब होगी? मतलब जनगणना के ऊपर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसको बिल्कुल पचा के डकार गए हैं कि जनगणना की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, मैं एक और आपसे चाहूंगा कि बजट पे जब आप बोले तो इकोनॉमिक सर्वे ने इनइक्वलिटी की बात को बिल्कुल ठीक से माना है और उसने कहा है कि इस देश में ये इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है, उसको उन्होंने, लेकिन बजट में उसको दूर करने की कोई भी कोशिश या वो प्रयास नहीं दिखाई दिए गए। और एक और चीज आपसे, बजट सेशन आज शुरू हो गया है, जो विपक्ष के लोग हैं बढ़िया स्पीच दे रहे हैं, चीजों को अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं, स्टेट के साथ जो वो हुआ है उस भेदभाव उस पर। मुझे लेकिन लगता है कि राहुल गांधी को हर बार कुछ ना कुछ, जो हमारे शीतल जी कह रहे थे कि विंडफॉल टैक्स की तरह, उनको इश्यू मिल जाता है। अब किसानों से बड़ा इश्यू तो कोई इस समय है नहीं, हो तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। और मैं इसलिए आपसे जरा इस पे एक चीज करूंगा कि राहुल गांधी को फिर एक बड़ा इश्यू मिला है, जिसको वो ईमानदारी से, जितना उनके पास ताकत है, जितना अनुभव है, जितना ज्ञान है, उसके हिसाब से उसको उठाएंगे। सुनील जी, और इस बजट पे भी आपकी एक टिप्पणी। धन्यवाद आनंद जी। मेरा अपना मानना यह है कि वह कोई भी बजट जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे मुद्दे की अवहेलना करता हो, वो जनता का बजट नहीं हो सकता। वह उन लोगों का बजट नहीं हो सकता जो इस देश में रह रहे हैं। और अगर आप देखिए तो पिछले 10 वर्षों से लगातार शिक्षा के, स्वास्थ्य के बजट में गिरावट आई है। अगर आप पिछले यूपीए सरकार से तुलना करें, कौन सा बजट किसके लिए आप बना रहे हैं? एग्रीकल्चर की भी स्थिति आप देख लीजिए, मामूली सी वृद्धि है, लेकिन अगर आप यूपी सरकार से तुलना करेंगे तो उसमें भी गिरावट है। और अगर आप एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित नहीं करते, एग्रीकल्चर में आप निवेश नहीं करते हैं, तो फिर आप कैसे रोजगार के मुद्दे को संबोधित कर सकते हैं? हमारे यहाँ, हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देता है, अब आप देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप एग्रीकल्चर में किसानों को की खाद और बिजली की चिंता नहीं करेंगे, किसानों की सिंचाई की चिंता नहीं करेंगे, उनके उपज की बेहतर कीमत देने की चिंता नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या? किसके लिए आप बजट बना रहे हैं? जो प्रावधान किए गए हैं, वो कोई ही प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे आम आदमी प्रभावित होता। बहुत हल्ला है कि बिहार के लिए इन्होंने 54,000 करोड़ रुपए दे दिए। बिहार की क्या स्थिति है? बिहार की समस्या क्या है? और अरुण जी ने दिखा दिया डेटा। सवाल यही है, बिहार की, अगर आप लोग बिहार की बात करें तो बिहार को क्या समस्या है? बिहार में सबसे बड़ी समस्या है पलायन। बिहार का डेटा है कि 33% लोग ऐसे हैं उस राज्य में जिनकी आमदनी 5,000 रुपए से कम। आर्थिक क्षमता कितनी है वहां? जो 54,000 करोड़ रुपए आप बिहार को दे रहे हैं, उससे किस समस्या का समाधान हो रहा है? क्या वहां से पलायन रुकेगा? रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? किसानों की बेहतरी होगी? क्या बढ़ जाएगा? आपने उस पैसे से क्या कर दिया कि उस पैसे को ठेकेदारों के पीछे बांट देना है। आप राजमार्ग बना दे, हाई एक्सप्रेस वे बना देंगे, घोषित रूप से आपने किया है, आप एक्सप्रेस वे बनाएंगे, बक्सर से भागलपुर, वैशाली से राजगीर, ये आपके प्रोजेक्ट हैं। और बक्सर में टू वे एक नया पुल, वो पुल कहाँ बनेगा, किन किन के बीच में बनेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बक्सर में आप पुल बना देंगे। लेकिन क्या इन परियोजनाओं से उस राज्य में जो रोजगार की मांग है वो पूरी होती है? या जो आधारभूत संरचनाओं की कमी है शिक्षा में और स्वास्थ्य में, उसकी पूर्ति होती है? जो शिक्षा को लेकर के वहां डिमांड है, बहुत लंबे समय से डिमांड है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय बनाया जाए, कोई चर्चा ही नहीं करते आप। विश्वविद्यालय को आप पर्यटन केंद्र बनाना चाहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को आप पर्यटन केंद्र बना देंगे, एक कौन सी सोच है? और अगर आप अभी इनका मन भरा नहीं है, इन्होंने कॉरिडोर बनाने का राजनीतिक नुकसान कम से कम 2 संसदीय क्षेत्रों में सबको दिखाई पड़ गया। एक है फैजाबाद और दूसरा है वाराणसी।
वाराणसी में जीत का अंतर 1.5 लाख तक सिमट जाना प्रधानमंत्री के लिए, जो इस देश के और इस दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है। ट्विटर पे इतने फॉलोवर हैं, फेसबुक पे इतने फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम पे इतने लोग देख रहे हैं, और तमाम तरह के आंकड़े लोग दे देते हैं। वहां पे उनकी जीत का अंतर 1.5 लाख सिमट गया। और सर्वाधिक बुरी पराजय मतों की स्थिति बनारस साउथ में है, जहां पर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। क्या लोगों को विस्थापित करके आप लोगों का समर्थन भी हासिल कर सकते हैं? किस बात के लिए? पर्यटन, आप धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल क्यों नहीं रहने देना चाहते? पर्यटन केंद्र क्यों बनाना चाहते हैं? जिसकी आस्था होगी जाएगा, नहीं आस्था होगी नहीं जाएगा। वही विष्णुपाद मंदिर है, मतलब पतली गलियों से आप उस रास्ते पे गुजरते हैं, 2 आदमी आमने सामने चले आए तो उस मंदिर तक आप जा नहीं सकते, लेकिन हजारों लाखों लोग हर साल जाते हैं। हर व्यक्ति की आस्था है। किसने धरना दिया वहां बैठ करके कि नहीं साहब पहले इसका कॉरिडोर बना दीजिए, आप कोई सब काम बाद में कीजिएगा, पहले कॉरिडोर बनाइए? कोई डिमांड तो उठी नहीं। वहां के पंडित पुरोहित उन्होंने तो मांग की नहीं, गया के सामान्य नागरिकों ने तो इसकी मांग की नहीं। तो अचानक आप खड़े हुए और कहा कि नहीं हम कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर बना करके आप कितने परिवारों को विस्थापित करेंगे? कितने लोगों का आप मकान गिराएंगे? और ये कॉरिडोर बनाने का नुकसान कितना है ये आप भुगत चुके हैं। जनता, लोग इसको स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार है। अब बोध गया की बात कीजिए, बोध गया तभी गया शहर से दूर है, और बोध गया में बौद्ध मतावलंबियों विभिन्न देशों के मंदिर बने हुए हैं, उनके अतिथि गृह बने हुए हैं, और बड़े मेंटेन और बड़े ढंग के बने हुए हैं। मंदिर के आसपास भी छोटे मोटे धंधे लोग करते हैं, अपना जीविका चला रहे हैं, और वो फैसिलिटेट करते हैं वहां जाने वाले यात्रियों के लिए। बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आता है। क्या कर देंगे आप वहां? किसको गिरा देंगे? किसमें तोड़फोड़ कर देंगे? लेकिन एक कॉरिडोर बनाने का क्यों है क्या कि इनके समर्थकों को बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि इनके समर्थकों को लगता है कि उनका जो एजेंडा है वो पूरा हो रहा है। तो बिहार के इस पैसे से 54,000 करोड़ रुपए से बिहार की जो अपनी जरूरतें वो पूरी नहीं होती। ये जो भारतीय जनता पार्टी का दिखावे का विकास होता है, चमचमाती सड़क बना दीजिए, एकदम बड़ा सा पुल बना दीजिए, उसमें चलने वाले कितने हैं, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी गुणवत्ता है, स्थानीय नीड उसकी कितनी है, ये इस बात से परे होकर के आप बिहार को आप जानिए। बिहार की स्थिति क्या है? जब आप बक्सर से लेकर भागलपुर तक एक्सप्रेसवे बनाएंगे, कितने लोग भूमिहीन होंगे? भूमिहीनों की संख्या कितनी होगी इसे आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटी जोत का काश्तकार है बिहार में, बड़ी जोत वाले काश्तकार बहुत कम है। और जब आप यहाँ से लेके वहां तक बनाने की बात करेंगे तो क्या होगा उससे? तो जो सवाल बिहार का है वो भी एड्रेस नहीं होता, जिसके लिए स्पेशल स्टेटस की बात लालू यादव या नीतीश कुमार करते रहे। तो उनसे जो आप एक विकास का मॉडल तैयार करेंगे, जो वहां की जरूरतें उसकी बात जो करेंगे, आप बातें नहीं करते कि जो बिहार में कल कारखाने बंद है उसको चालू कर दे, उससे कितनी स्थिति बेहतर होगी। वही स्थिति आंध्र प्रदेश की है। बिहार को ज्यादा पैसा इसलिए मिल गया कि बीजेपी को भी अपना स्टेक लगता है कुछ हो, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इस पैसे से कोई बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिल जाएगा जी। और अगर आप बजट की बात करें, बजट में कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है, कोई किसी प्रावधान की बात की जाए। मकानों के बेचने खरीदने के बारे में शीतल जी ने विस्तार से बता दिया। मतलब कहाँ जाएंगे आपके, कहाँ पे व्यक्ति अपना पैसा निवेश करेगा? जो लोग रियल एस्टेट पे जाते थे, एक उस सेक्टर को कम से कम उसका बढ़ावा था, कोई नहीं जाने वाला है। क्या कर लेंगे आप भाई? और आप इनकम टैक्स की बात करें, आप 25,000 की छूट देकर के क्या हासिल कर लेंगे? 25,000 रुपए क्या कर लेंगे? आपके क्या खरीद लेंगे? ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? क्या करेंगे आप? मतलब अगर आप बात भी कोई कीजिए इस इन्फ्लेशन के दौर में, जहां महंगाई के नियंत्रण की कोई आपको चिंता नहीं, क्या हो जाएगा? जो आपने बात कही कि आर्थिक विषमता सबसे बड़ा सवाल, उसमें कोई बात नहीं करते। आप खुद स्वीकार करते हैं कि बेरोजगारी की स्थिति बहुत विषम है, बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं करते। जो आप लेकर के आए हैं उसमें कितनी ताकत है समझ लीजिए। जी, कांग्रेस ने इस इंटर्नशिप को या इस तरीके को अधिकार के तहत देने की बात की थी कि हम एक अधिकार बनाएंगे, एक कानून बनाएंगे इसको। आपने विवेक के ऊपर छोड़ा हुआ है उनको, और उसमें से जो सामाजिक दायित्व के उनके बजट है उसमें से इन उद्योगपतियों को देना है।
सवाल है कि अगर इंटर्नशिप या ट्रेनिंग का महत्व इतना ही है तो आप सरकारी प्रतिष्ठानों में क्यों नहीं देते हैं? क्या दिक्कत है आपको देने में? सवाल केवल यही है ना कि इस सरकार की सोच प्रो कारपोरेट है, यह बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है, इसलिए आप जनता की भलाई की आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। और किसानों की बात आज करें, किसानों को जाने थोड़ी दिया, जब वो गए तो पहले इनको रोका गया कि अब नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी के हस्तक्षेप से गए अंदर। किस तरह का नैरेटिव आप बनाना चाहते हैं क्या? और आप सोचिए कि यह एक घटना कितनी बड़ी टिप्पणी है सरकार के ऊपर कि इस देश के आम किसान को इस सरकार में भरोसा नहीं है। ये जो गिरता हुआ भरोसा है, ये भारतीय जनता पार्टी को अब एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। जी कमेंट सुनील भाई से ले लूं। सुनील जी, बस चलते चलते एक चीज बता दीजिए, जैसे मेरे हिसाब से हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को तो मोदी जी ने हाथ झाड़ लिए, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में भी हाथ झाड़ लिए हैं। अब वो योगी जी के हवाले है कि आप अपना लाइए और वो करिए, उसमें मोदी जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मोदी जी क्या इन सबसे विरक्ति होती जा रही है, या मोदी जी देख रहे हैं कि सामने वो देख सकते हैं कि क्या होने जा रहा है? नहीं, सवाल इधर साफ साफ है, दीवारों पे लिखा हुआ है राजनीतिक निष्कर्ष। और एक तरह से ये बजट में जिस तरीके से भेदभाव किया गया है, यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने लगी है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में कुछ नहीं है उसके पास, और उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो साफ साफ लिख दिया, दूसरे नंबर की पार्टी हो गया। तो जो जनता के बीच में चल रहा है वो कोई ढका छुपा थोड़ा रह गया, सवाल नहीं पैदा होता। अब भारतीय जनता पार्टी की अपील खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में जो एक तरह का उत्साह बना हुआ था 2014 के पहले, खत्म हो गया। 10 साल के भीतर ये स्थिति हो गई कि लोगों ने मान लिया कि यह आम जनता की पार्टी नहीं है, यह कारपोरेट की पार्टी, जो बात पहले कही जाती है, पतियों के लिए काम।